नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार की ओर से शुक्रवार को जो प्रस्ताव रखा गया था उसको अस्वीकार अब कर दिया गया है। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए किसान नेता दर्शन पाल की ओर से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने यह कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में अब तक शहीद हुए 147 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस जन आंदोलन को लड़ते लड़ते ये साथी हमसे बिछड़े हैं, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पंजाब के फरीदकोट में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई और बता दें कि 26 जनवरी को भी किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। उससे पहले ही किसानों ने गांव में रैली निकाली है और किसानों का यह कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। लोगों से इस रैली में शामिल होने की भी अपील की गई है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੀ ਜੋ ਪਰੇਡ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਵੀਰਿਆਣਾ, ਮਚਾਕੀ, ਮਲ ਸਿੰਘ, ਢੀਮਾਲਾ, ਦੁਆਰਿਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਹਰਗੇ ਵਾਲਾ, ਦਾਨਾਰਵਾਣਾ, ਡੱਗੋਰਵਾਣਾ, ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਤੇ ਕੰਮਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਢੀਮਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਟੀਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ। पंजाब के संगरूर में लहरागागा में गागा गांव के एक नौजवान ने गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पंजाब हरियाणा की आपसी प्यार को दर्शाते हुए गाड़ी पेंट की है और जिस पर पंजाब हरियाणा के लिए शेर भी लिखे गए हैं और पंजाब और हरियाणा के बारे में लिखा गया है। तस्वीरों के माध्यम से दोनों राज्यों की एकता को दर्शाया गया है। नौजवान का यह कहना है कि उसका उद्देश्य अपनी गाड़ी को इस तरह से बनाने का उद्देश्य ये था कि लोगों को कुछ अलग मिल सके और लोगों में कुछ जोश भरा जा सके। गुरलाल सिंह ने यह कहा है कि जैसे जैसे उन्हें समय मिलता है दिल्ली किसान संघर्ष में वो जाते रहते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करते हैं और इसलिए उनके लिए 2 अन्य साथियों ने मिलकर के ये स्कीम बनाई कि गाड़ी को कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि दिल्ली जाने वाले रास्ते में जो भी व्यक्ति उन्हें मिले उसमें भी जोश भरा जा सके और उसे भी इस किसान संघर्ष के बारे में पता चल सके, जिसके चलते उन्होंने इस गाड़ी को इस तरीके से पेंट करवाया है और जिस पर किसानों के हक में स्लोगन भी लिखे गए हैं और तस्वीरें भी लगाई गई हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਹਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਬਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ, ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਚਾਹੇ 3 ਦਿਨ ਰਹੀਏ।
कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान के सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे किसानों ने दौसा सांसद जसकौर मीणा का वहां पर पुतला फूंका। साथ ही सांसद जसकौर मीणा समेत केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का यह कहना है कि दौसा सांसद जसकौर मीणा आंदोलनरत किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताते हुए अनर्गल बयानबाजी उन्होंने की है और पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का यह कहना है कि किसान आंदोलन के समर्थन में सवाई माधोपुर में भी किसानों का धरना जारी रहेगा। उनका यह कहना है कि तीनों कृषि कानून किसी भी सूरत में किसान हित में नहीं है। हमारी मांगे हैं जो ये तीनों कृषि कानून वापस लें, इसमें किसी प्रकार का हम संशोधन नहीं चाहते, ये पूर्ण रूप से वापस हो। और जो जसकौर जी का पुतला दहन किया है, इसका कारण ये है कि जो किसान भाई दिल्ली में इन तीनों कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं और सवाई माधोपुर जिले में बैठे हुए हैं, उनको लेकर कई सारे जो जनप्रतिनिधि है जो भाजपा के हैं वो अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। किसानों को कभी आतंकी बोल रहे हैं, कभी खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो उनके विरोध प्रदर्शन में हमने सभी किसान भाइयों ने मिलकर सवाई माधोपुर जिला है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गुरुवार को यूपी के मथुरा पहुंचे, जहां पर नौझील इलाके में मानागढ़ी गांव में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया और जयंत चौधरी ने यह कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। लंबे समय से किसान कानून वापस लेने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को किसानों के हित में फैसला करना चाहिए। किसान अपना सारा काम छोड़कर प्रदर्शन कर रहा है, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के आगे झुके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का भी हक है कि वो अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। दिल्ली किसानों की भी राजधानी है। विराम तो मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि जनभावना ये है कि कानून वापस और सरकार पे हमेशा अधिकार होता है कानून वापस इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये विराम लेना या 18 महीने की समय सीमा तय करना मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि अभी किसान के संगठनों को फैसला लेना। ऐसा लग रहा है कि कुछ सरकार पीछे हटने की कुछ दिख रहा है ऐसा? देखिए, हमें तो सरकार ऐसी चाहिए जो जनता के आगे झुके। ऐसी सरकार जो जनता के आगे झुकने को तैयार है। ये कौन सी चीज? और नरदेव भाई साहब की रागनी होंगी या भाई बला के 26 जनवरी को लेकर आपने रागनी होंगी। इसका उद्देश्य ये था कि किसानों को बताने की जरूरत है कि कानून का प्रभाव उन पर क्या है। 26 जनवरी को लेकर आपने किस तरह का प्रोग्राम रखा है? 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और किसानों का भी हक है उस दिन को मनाने का। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सैकड़ों ग्राम पंचायतों में गुरुवार को सरपंचों द्वारा अपनी अपनी ग्राम पंचायतों का ताला लगाकर राज्य सरकार के आदेश का विरोध प्रदर्शन वहां पर किया गया। सरपंचों की तरफ से काम का बहिष्कार किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से पीढ़ी खाता खुलवाने के लिए आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत अब राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों को मिलने वाली धनराशि सीधी पीढ़ी खाते में जाएगी और इससे नाराज होकर के क्षेत्र भर में जहां सरपंचों की तरफ से पंचायतों की तालाबंदी हुई, तो वहीं सरपंचों का यह कहना है कि जब तक राज्य सरकार ये आदेश वापस नहीं लेती तब तक विरोध प्रदर्शन और कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। दूसरी ओर पंचायत पर तालाबंदी के मद्देनजर ग्रामीणों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। हरियाणा में हालांकि अभी पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक वंश कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे और उनके साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी मौजूद रहीं। इस दौरान दोनों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने सर्किट हाउस में जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी करने की भी बात कही। कांग्रेस भवन में यह बैठक होनी थी, लेकिन इसके बाद आनन फानन में बैठक सर्किट हाउस में रखी गई और कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस के जिला कार्यालय में आज तक पर्याप्त सुविधाएं नहीं है।
कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती देनी है। राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों खुद राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसान मजदूर को वो अपना संदेश देकर गए। आज आप लोगों को सुनने आया, आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों की आगे की व्यूह रचना, किस तरीके से विपक्ष को घेरा जाए, किस तरीके से विपक्ष की असफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस सब को जानने आया हूं। तो आज मेरा संबोधन यहीं तक है। इसके पश्चात मैं आपसे सबसे मिलूंगा। जब तक कोई भी व्यक्ति यहां रहेगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हैफेड और डेयरी फेड के प्रोडक्ट्स के लॉन्चिंग की जानकारी दी है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि सहकारिता विभाग ऐसा है जिसके माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि वीटा का हल्दी मिल्क लेकर के आए हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बनवारी लाल ने यह भी कहा है कि हैफेड का बाजरा यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए हैफेड और वीटा के बूथ खोले जाएंगे। फेड द्वारा अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग के इस प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित डेयरी फेड के चेयरमैन, हैफेड के चेयरमैन और हमारे एसीएस साहब संजीव कौशल जी और एमडी हैफेड और एमडी डेयरी फेड और सभी अधिकारीगण और आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। और जिस तरह से पिछले हफ्ते भी हमने शुगर फेड के जो हमारा गुड़ और शक्कर लॉन्च किया था और उससे पहले भी हमने रिफाइंड शुगर वगैरह को भी लॉन्च किया था। इसी तरह से आज भी हम जो डेयरी फेड का एक हमारा हल्दी मिल्क है उसको लॉन्च किया है, करेंगे अभी। और इसी तरह हमारे हैफेड के जो बिस्किट हैं, चाहे वो आप बाजरे से है या ज्वार से है, तो ये सब चीज़ें हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और किसान चाहे वो डेयरी फेड के जरिए या हैफेड के जरिए या आपका शुगर फेड के जरिए या दूसरी हमारी जो संस्थाएं उनके जरिए किसान लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसके जरिए हम। यूपी के रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। आकाश सक्सेना ने यह कहा है कि आजम खान की ओर से जब जौहर विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा लिया गया था तब सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि इस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सक्सेना ने यह भी कहा कि 2019 में जब इस बात की शिकायत मिली कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से इस बारे में जानकारी मांगी गई और उस जानकारी में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं से संपूर्ण फीस वसूली जा रही है, किसी तरह की कोई फीस माफी नहीं की गई। खान के द्वारा जब जौहर यूनिवर्सिटी की मान्यता ली गई थी और अल्पसंख्यक का दर्जा उसको दिया गया था तो ये शर्त रखी गई थी कि इसमें जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनकी फ़ीस को माफ़ किया जाएगा, ऐसा उसके बायलॉज में लिखा हुआ था। लेकिन 2019 में जब इसकी शिकायत की गई तो उस शिकायत की जांच के बाद ये पाया गया कि आज़म के द्वारा किसी भी बच्चे की फ़ीस को माफ़ नहीं किया गया है, बल्कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा यह पत्र प्रशासन को लिखा गया था, जिसकी कॉपी मैंने उपलब्ध करवाई हुई है। और मेरी इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी मांग है योगी सरकार से कि इस यूनिवर्सिटी पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस पर तुरंत एक सरकारी प्रशासक बिठाने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ के बच्चे कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें।
कमलनाथ सरकार की शुरू की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की योजना का लाभ अब मध्यम वर्ग यानी कि आयकरदाता को नहीं मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ गरीबों को मिलेगा। अभी 6 लाख ऐसे चिन्हित शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और आयकरदाता इसका लाभ ले रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी तय किया गया कि बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती से वसूली अभियान अब चलाया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह बताया कि प्रत्येक कैबिनेट बैठक में विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा। ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण में यह भी बताया गया है कि 100 रुपये में बिजली देने की योजना के दायरे में 6 लाख ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो आयकरदाता हैं। इनमें अधिकारी, कर्मचारियों के साथ मध्यम वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। बैठक में ही ये निर्णय लिया गया कि आयकरदाताओं को योजना के दायरे से बाहर किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस नेता ने इस इंदिरा गृह ज्योति योजना को बंद करने पर सरकार को आत्मघाती, गरीब विरोधी और उद्योगपति हितैषी सरकार बताते हुए कड़ी आलोचना की। जो 100 रुपए के बिल के दायरे में इनकम टैक्स पेई 6 लाख उपभोक्ता आते थे, उन सबको उसको दायरे से बाहर निकालने का उन्होंने विभाग को कहा है कि इनकम टैक्स जिसमें अधिकारी लोग भी आ गए थे, 1 राज के अधिकारी आ गए थे, उन्हें उससे निकाले। बड़े बकायादार जितने भी हैं उन सबके वसूली का अभियान बड़े अधिकारों पर चलाने का आज तय किया है। जेई और एई को अब परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग हो, ऐसा भी आज विभागीय समीक्षा के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है। जहां हमारी सरकार के दौरान इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था। मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बड़ा संबल था, जिनके 3-4 हज़ार बिल आते थे, 500-600 रुपये तक बिल आने लगे थे। अब सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है। यह सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों का भला कर सकती है। इस योजना के बंद होने से कोरोना काल में सरकार की गलतियों की वजह से वैसे ही मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों की कमर टूट गई है और ऐसे समय में इस योजना को बंद करना आत्मघाती कदम होगा। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के पूरा परिवार का परिवार हिल जाएगा, आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बदहाल हो जाएगी। सरकार को इस योजना को जारी रखना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी न केवल एयरबेस बल्कि राजस्थान का पूरा जोधपुर शहर फाइटर जेट की गर्जना से गूंज उठा और इसके साथ ही भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 पूरी शिद्दत के साथ शुरू हुआ। एक के बाद एक करके सबसे पहले दोनों देशों के राफेल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके बाद सुखोई और मिराज भी आसमान में अटखेलियां करते हुए नजर आए और जोधपुर का साफ मौसम भी दोनों देशों के पायलट को रास आया। दोनों देशों का ये युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा और दोनों देशों के फाइटर्स समेत अन्य विमान बुधवार को जोधपुर पहुंच गए थे। पहले दिन दोनों टीमों ने एक दूसरे से परिचय लिया और इसके बाद देर रात तक वॉर रूम में युद्धाभ्यास की रणनीति तैयार की गई। फिर तय रणनीति के मुताबिक गुरुवार सुबह जल्द ही दोनों देशों की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ एयरबेस पर आ डटी और थोड़ी देर में सबसे पहले फ्रांस के राफेल्स ने उड़ान भरी। फिर एक के बाद एक कई विमान देखते ही देखते आसमान में छा गए और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गए। युद्धाभ्यास जोधपुर से पाकिस्तान की सीमा के बीच चलेगा और मुक्त आसमान में पहुंचते ही दोनों टीमें अलग अलग फॉर्मेशंस में अपनी पोजीशन में आ गई और इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे को छकाते हुए उनके वायु क्षेत्र में प्रवेश करने का दौर। दो टीम में से एक हमलावर और दूसरी रक्षात्मक टीम थी। दोनों टीमों ने हवा से हवा में एक दूसरे के विमान पर डमी मिसाइल दागी। सीआरपीएफ की एनुअल प्रेस वार्ता में सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने अहम जानकारियां साझा की हैं। एपी माहेश्वरी ने यह बताया है कि साल 2020 में रियाज नायकू सहित कुल 215 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है। उन्होंने इस बारे में यह बताया कि हम कोबरा फोर्स की नक्सल विरोधी विंग में महिला योद्धाओं को शामिल कर रहे हैं। डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने यह भी कहा है कि हमने यूएवी ट्रैकर्स, असॉल्ट राइफलें
इनको शामिल किया है और नई और अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा बलों को और भी मजबूती मिलेगी। K9 टीम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बेंगलुरु में हमारा एक श्वान प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र है। हाल ही में हमने इसमें स्थानीय नस्लों को शामिल किया है और डीजी ने यह भी बताया कि हमने साइबर सिक्योरिटी कर्मियों के रूप में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मौका दिया है। इसका उद्देश्य ये है कि वो गरिमा बनाए रखते हुए अपना अहम योगदान दे सकें। दिल्ली में जो दंगे हुए, बम्बई में जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई और बेंगलोर में भी जो कानून व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें आरएएफ ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सीआरपीएफ का एक और स्ट्रांग पॉइंट है, we have emerged as a gender neutral force, gender friendly force। 1986 में महिला योद्धाओं को भर्ती किया गया और अब 1 बटालियन से 6 बटालियन हैं। These women warriors have worked shoulder to shoulder with everyone in the force and यूपी के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के जमोतिया गांव में 1954 के पहले पाकिस्तान में जाकर के बस गए 31 किसानों की 4.5 एकड़ जमीन पर आज भी उनके पट्टेदार खेती कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब राजस्व विभाग की टीम विरासत अभियान के तहत खतौनी का सत्यापन कर रही थी। इस बारे में गाँव के लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और अपने ज़मीन को वारिसदान को सौंप करके चले गए थे, जिस पर वही लोग खेती कर रहे हैं। वहीं एसडीएम तिरुभुवन ने भी राजस्व की टीम के साथ गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने ये बताया कि राजस्व विभाग की टीम को सत्यापन के दौरान ये जानकारी मिली है, वो इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। हाँ, तो कुछ लोग चले गए थे पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग चले गए थे, लेकिन उनके वारसीन बहुत से लोग जो है यहीं इनको रहना पसंद हिंदुस्तान ही में हुआ था, इसलिए जो है यहीं रह गए। तो उन्हीं के वारसीन जो है वो संपत्ति जो है हाँ अपना देख रेख कर रहे थे, दे करके चले गए थे उन लोगों को। हाँ, एसडीएम महोदय आए थे, इस बाबत में जांच करके अपना गए हैं। इसमें जो हमारे पूर्वज कुछ पहले बंटवारे के समय चले गए थे पाकिस्तान, और कुछ लोग जो यहाँ रह गए, उन लोगों से हमको ये पता चला कि वो अपनी ज़मीनें जो थी वो अपने वारिसान को दे गए थे। वो अपना देख रेख में उन्हीं के है और वही लोग उसको देख रेख रहे हैं। एसडीएम महोदय आज उपस्थित हुए यहाँ और उनके सामने जो है वो ये रखा गया, जबकि वे जो है लेखपाल महोदय भी साथ में थे। उन्होंने दिखाया, नाम बताया कि ये फलां की प्रॉपर्टी जो है ये पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके वारिसान के कब्जे में है और वही लोग उसकी। विरासत अभियान के दौरान हमारे लेखपाल राजस्व समिति की बैठक कर रहे थे, खतौनियाँ पढ़ करके सुना रहे थे। उसमें प्रकरण राजस्व ग्राम जमोतिया में ग्राम सभा कुसुमी में संज्ञान में आया कि 31 खातेदार जिनकी लगभग 4.5 एकड़ ज़मीन है कुल, वो 1954 के आसपास चले गए पाकिस्तान। उनकी ज़मीनें आज भी यहाँ पड़ी हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्व समिति ने प्रस्ताव किया और प्रस्ताव करने के बाद में रिपोर्ट राजस्व समिति से हमको प्राप्त हुई है और उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया है राजस्व टीम के साथ। इसके अलावा हम लोग अभी सार्वजनिक चस्पा करेंगे, डुग्गी मुनादी करेंगे ताकि विस्तृत रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा सके। लेकिन जिस हिसाब से प्रकरण संज्ञानित है, लोगों ने यहाँ से ग्रामीणों से बातचीत हुई है और प्रकरण संज्ञान में आया है, वो एक शत्रु संपत्ति का प्रकरण है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई कर। पंजाब के संगरूर में बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला का पुतला फूंका है और वहीं इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। आप नेता अनमोल गगन मान ने यह कहा कि पंजाब में 2 किलोमीटर की दूरी पर धरने लगाए जा रही हैं और पुतले फूंके जा रहे हैं।
सभी की ये मांग है कि वो अपने भविष्य को संवार सकें। उन्होंने ये कहा कि सरकार की नाकामी के कारण इस समय अध्यापक बेरोजगार हैं। लगातार जिस तरीके से अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब सरकार के खिलाफ, उसमें आम आदमी पार्टी ने भी हिस्सा लिया और सरकार पर निशाना साधा। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच की अगर बात करें तो वहां कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगे धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान न खरीदे जाना और उनका ये कहना है कि महीनों ट्रैक्टर ट्रॉली धान क्रय केंद्रों पर खड़ी रहती है, उसके बावजूद भी उनका धान नहीं खरीदा जाता। भारतीय किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष ने ये कहा है कि अधिकारी सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हैं और जिले में किसी धान क्रय केंद्र पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। बहराइच किसानों की समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में आहूत की गई। उनका ये कहना है कि धान क्रय केंद्रों पर धान को तोला नहीं जा रहा। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली काफ़ी दिनों से धान क्रय केंद्रों पर खड़ी है और धान के केंद्रों को बंद किया जा रहा है। अगर धान क्रय केंद्रों को बिना धान खरीदे बंद कर दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जिला अधिकारी परिसर में खड़ा करके व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। जिले की ये पूर्व की बात जो प्रस्तावित मीटिंग हमारी चल रही है, उसी की बैठक हो रही है। जो हर महीने जो जिले की समस्याएं होती हैं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उस समस्याओं को लेकर के बैठक की जाती है। यहाँ जिले पे वही बैठक आज चल रही है। बैठक में क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे? इस समय महत्वपूर्ण मुद्दा धान क्रय केंद्र है, जिसपे जिले में हमारे घोर अनियमितता की गई है। कई क्रय केंद्र मतलब लॉक कर दिए गए हैं और धान वहाँ ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं। ऐसी दशा में मैंने डीएम साहब को आज ज्ञापन भी लिखा हूँ कि अगर हमारे ज़िले के अंदर कहीं भी किसी भी किसान का ट्राली अगर कहीं खड़ी रह गई तो उस ट्राली को सीधे डीएम कलेक्ट्रेट पर लाने का मैं काम करूंगा और जब तक वो ट्राली का धान तौल नहीं जाएगा यहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जिले के ही मैं तो कह रहा हूँ कि घूरनपुर अभी एक ट्राली अर्जुन सराफ गुरुदीन के नाम से खड़ी हुई है 1 महीने से और हमने एसडीएम महोदय को लिख कर दिया, अभी ट्राली नहीं खड़ी है, अभी तौली नहीं गई है। और सच पानीपत में सब्जी मंडी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। 60 दिनों तक सांसद कार्यालय के सामने सनोली रोड पर सब्जी विक्रेता धरना दे रहे हैं और अब खुदरा सब्जी विक्रेता भी शहरी विधायक प्रमोद विज के जीटी रोड स्थित कार्यालय के बाहर बीते रोज धरने पर बैठ गए। सुबह 10 बजे धरना शुरू हुआ और ये धरना रात भर चला और दूसरे दिन भी सब्जी विक्रेताओं का धरना जारी रहा। धरना दे रहे सब्जी विक्रेताओं का यह कहना है कि दिन रात धरना दिया जाएगा। सब्जी विक्रेता सनोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी बनाने की मांग कर रहे हैं और सब्जी विक्रेता सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी विधायक प्रमोद विज कार्यालय में नहीं पहुंचे और एक दिन पहले सब्जी विक्रेताओं ने सांसद संजय भाटिया और शहरी विधायक प्रमोद विज का एसडी कॉलेज में भी घेराव किया था और सांसद और विधायक एसडी कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। मासा खोर एसोसिएशन के प्रधान प्रेम ने यह बताया कि दिन रात धरना देंगे और सब्जी विक्रेता रजाई कंबल लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। सनोली रोड से सब्जी मंडी शिफ्ट होने के कारण मासाखोरों का रोजगार छिन गया है और सब्जी विक्रेता अर्धनग्न होकर के शहर में जुलूस निकाल करके प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। 2 महीने में सर्दी की परवाह न करते हुए निरंतर धरना चला। सब्जी विक्रेताओं की कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक सांसद सबसे मिलने के बाद भी उनका कोई हल नहीं निकल पाया। उन्होंने यह कहा कि धरने पर महिलाएं बच्चे भी बैठे हैं। हमें आश्वासन पे आश्वासन 2.5 महीने से दिया जा रहा है। आज हम प्रमोद विज जी के ऑफिस के सामने बैठे हैं। आज हमारे साथ एक अजीब बात हुई है। प्रमोद विज जी का ये टॉयलेट है, उनके जो कार्यालय में जो कर्मचारी है उनको हमने गुहार लगाई है जी हम रात को बैठे हैं यहाँ, ये शौचालय खोल दो। उनका रिएक्शन था प्रमोद विज जी से बात कर लो, हम नहीं खोल सकते। कल को कोई इसमें हादसा हो गया तो हम जो कैसे में हीरे जवाहरात रखे जो नुकसान हो जाएगा। प्रमोद विज जी से ही पूछना चाहते हैं हम, क्या आपने इसमें हीरे जवाहरात लगाए हैं या टॉयलेट सोने के बनवाए हुए हैं? अरे हम भी तो इंसान हैं, आप भी इंसान हो। ठीक है, हमने इतने भारी बहुमत से आपको जिताया है,
क्या हमारा वोट देने के लिए क्या हमारे को इतनी बड़ी सजा देंगे? क्या हमारे लिए एक टॉयलेट भी नहीं है इनके पास? आसमान के नीचे हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या किस लिए बैठे हैं? रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, जो कि सरकार ने हमारी छीन ली है। 42 सालों की हमारी रोजी रोटी छीनी गई है, मंडी जमी जमाई उखाड़ दी गई है और 2.5 महीने से ये आश्वासन चलता रहा, आज करेंगे कल करेंगे हो जाएगा, जगह देख रहे हैं, लेकिन डाक के 3 पात हैं, कुछ भी हासिल। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बीकानेर में भगवान शिव का मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया है कि जोड़बीड़ में भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था, जिसे वन अधिकारियों ने तोड़ दिया। अनुसंधान केंद्र में एक महादेव का मंदिर बना हुआ था, उसे वन अधिकारियों ने कांग्रेस सरकार की सपोर्ट में उसे तोड़ डाला, ना किसी से पूछा। हम उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और तांडव वेब सीरीज आई है, उसमें भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है उसमें मतलब कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ तरह तरह के ढोंग रचाए जाते हैं। हम राजस्थान में बजरी का अवैध खनन काफी लंबे समय से सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसे गंभीरता से लिया गया और समिति का गठन भी किया गया। इस बीच राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अवैध खनन की वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और पूनिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि वो बीजेपी की सरकार में इस मुद्दे को लेकर काफी प्रहार किया करते थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब उनके खुद की सरकार में बजरी का खनन हो रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, बजरी राजस्थान की रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अवैध खनन बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ और उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी एक तरीके से ध्वस्त किया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए इस पर बहुत कड़े तरीके से प्रहार किया और बड़ा अफसोस जाहिर किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं की सरपरस्ती में आज अवैध खनन भी बजरी का, और बजरी के कारण जो माफिया पनपे और कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने जिस तरीके की फाइंडिंग्स दी हैं, सरकार को चाहिए कि वो उसको समय पर अमल में लाए और इस तरीके के अवैध खनन पर अंकुश लगाकर प्रदेश।
बिहार के पटना में अपराधियों ने 14 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी और इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। यह खौफनाक वारदात जक्कनपुर थाना इलाके के जयप्रकाश नगर में हुई है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की घर में अकेली थी और फिलहाल जक्कनपुर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर वारदात की जानकारी मिलने के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और जक्कनपुर के थानेदार मुकेश वर्मा ने यह बताया है कि लड़की का नाम अंशु था और वो अपने माता पिता के साथ यहां पर किराए के मकान में रहती थी। मृतक लड़की के पिता पटना में रहकर मजदूरी करते थे। अभी सूचना मिली है कि यहाँ पे किराएदार हैं, अंशु कुमारी माँ बाप के साथ रहती थी, पिताजी उनके लेबर हैं। कोई आया है और चाकू से जो है गर्दन पे वार किया है। लड़की तो उसका डेथ हो गया है। हम लोग पीएम से भिजवाए हैं, पता कर रहे हैं कि क्या घटना है। कितना उम्र है, क्या कुछ मामला 14-15 ने क्या कहा? 14-15 साल उम्र है। अभी घटना पता नहीं चला है। हम लोग की कारण क्या है हम लोग पता कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जैसा होगा बताएंगे। इसके संदर्भ में पुलिस जो है अब छानबीन कर रही है। पूरी घटना की डिटेल्स आपको एक बार सत्यापन हो जाता है प्लस कोई हमको लीड मिलती है तो उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। तो लड़की को कैसे मारा गया ये जानकारी मिली होगी? तीखे ऑब्जेक्ट से मारा गया है, शार्प ऑब्जेक्ट से। पूरा एग्जैक्ट जानकारी आपको एक बार वेरिफिकेशन के बाद दे दी जाएगी। क्या नाम था बच्ची का सर? उम्र क्या आपको उम्र अभी लड़की नाबालिग है। नाम ड्यू टू मध्य प्रदेश में महिलाओं बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बैतूल जिले से एक हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पर दरिंदे ने पहले लड़की के साथ रेप किया और इसके बाद उसे पत्थरों से मार मार करके अधमरा कर दिया गया। इसके बाद उसे मरा हुआ समझकर जिंदा दफनाने के लिए गड्ढे में दबाकर भाग गया। आखिरकार बच्ची ने किसी तरह अपनी जान बचाई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल ये शर्मनाक घटना सारनी के पास जांगड़ा गांव की बताई जा रही है, जहां पर मुंह बोले 45 साल के चाचा सुशील वर्मा ने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया। पीड़िता जब काफ़ी देर हो जाने के बाद घर नहीं पहुंची तो उसके पिता और 2 बहनें उसे खोजने के लिए निकल पड़े। जहां एक खेत से बच्ची के कराहने की आवाज़ आई तो पिता ने पास जाकर देखा तो उनकी बेटी गड्ढे में दबी हुई थी। बच्ची को इलाज के लिए भोपाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। पर परिणाम मिले इसके लिए किया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर जांच भी जारी है। आज तो अभी पीएम हो रहा है, कल दिनांक तक पीएम रिपोर्ट मिल जाएगी और उसमें सही कारणों का खुलासा होगा। पूरे परिसर को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाँ, शहर की फिजा नहीं बदले बिगड़े और कोई भी ऐसा एलिमेंट्स इस पर कोई उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला पिहानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी बच्ची को करीबी रिश्तेदार उसका बताया जा रहा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसने बच्ची से हैवानियत के बाद उसकी हत्या की बात कबूल कर ली है और पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद किया और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। आरोपी मृतका की सगी चाची का भाई है। देखिए, थाना पिहानी क्षेत्र के अंतर्गत ये एक सूचना मिली थी कि लगभग 6 वर्ष की एक बच्ची अपने घर से गायब है और इसी सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची की तलाश की है और गांव परिजनों के साथ गांव में जगह जगह बच्ची को तलाश की गई और उसमें ये बात पता चली कि जो इनका एक रिश्तेदार है, जो बच्ची का भाई लगता है रिश्ते में, उसने वो बच्ची को लेके गया था और उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो डेड बॉडी है बच्ची की वो रिकवर करी है और बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और जो यूपी के महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 दिन पहले एक 12 वर्षीय नाबालिग की रेप के बाद निर्मम हत्या कर जंगल में से फेंक दिया गया। परिजनों के द्वारा गुमशुदगी का FIR कराने के बाद पुलिस ने अगले ही दिन जंगल में नाबालिग का शव बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने पूरे मामले में पड़ताल करने के बाद आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने और रासुका लगाने की बात भी कही है। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसको लेकर प्रशासन के खिलाफ
परिवारजनों ने नाराजगी व्यक्त की है और परिजनों ने शव को आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही जलाने की कसम खाई। इन सभी स्थितियों को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे और प्रशासन के लोग भारी संख्या में पुलिस अधीक्षक के साथ ग्रामीणों और परिजनों को मनाने के लिए उनके गांव पहुंच गए। प्रशासन की काफी समझाइश के बाद रात में करीब 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, कल शाम को 6 बजे के लगभग ये बच्ची जो थी ये घास आदि काटने के लिए गई थी और वहाँ से गायब हो गई। इसकी रात में तलाश हुई, परिवार के लोगों ने भी, पुलिस ने भी, लेकिन सुबह इसका शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, मौके का मुआयना किया गया है। शीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी अभियुक्त हैं इसमें उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी NSA तक की कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये इस प्रशासन द्वारा क्या इसमें पीड़ित परिवार को कुछ अभी उत्तर प्रदेश की जालौन में गुरुवार से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर जालौन के ओरई में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करने और वॉलंटियर्स बनाने की भी शपथ दिलवाई गई, जिसमें ASP डॉक्टर अवधेश कुमार ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर के सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की और इस अभियान के साथ जनपद में फर्राटा भर रहे डग्गा मारे वाहनों के संचालन पर भी शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ने यह कहा कि हमारा जीवन अनमोल है, इसलिए सभी लोगों को सुरक्षित होकर वाहन चलाते रहना चाहिए और इस समय सभी लोग कोरोना महामारी का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन इससे बचने के लिए लोग जरूरी उपाय भी कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश ने यह बताया कि जिले में अभी तक 45 मौत कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से हुई हैं, जबकि दुर्घटना से 130 लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। डिंडोरी के लिखनी गांव में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार की तरफ से सड़क निर्माण में इस कदर भ्रष्टाचार किया गया कि महज 7 दिन पहले बनी सड़क को हाथों से उखाड़ा जा सकता है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं तो कई जगहों पर सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार मजिया खार से लिखनी गांव को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से 74 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण करवाया गया। सड़क निर्माण का ठेका परमार कंस्ट्रक्शन को दिया गया, जिसके संचालक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कृष्ण परमार हैं। ग्राम वासियों का आरोप है कि उन्होंने घटिया सड़क निर्माण को लेकर के इलाके के SDM से लेकर कलेक्टर तक से शिकायत की है, लेकिन बीजेपी नेता के रसूख के आगे प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सड़क निर्माण में बेस के नाम पर बड़े बड़े पत्थरों को बिछा दिया गया। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी। उसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद पलवल से बहुत सारी तस्वीरें ऐसे सामने आई जहां पर कंपनियों ने बिना नोटिस के वर्करों को कंपनी से बाहर कर दिया। हालांकि हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कंपनी प्रबंधकों से ये अपील की थी कि कंपनी वर्करों को ना निकाले। इसके बावजूद लगातार फरीदाबाद और पलवल में ऐसे मामले सामने आए। इस बीच एक मामला गुरुवार को ये भी सामने आया कि जहां पर बिना किसी नोटिस के सैकड़ों कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, वर्करों की लगभग 2 महीने की तनख्वाह भी कंपनी ने नहीं दी। इसी को लेकर कर्मचारियों ने कंपनी के गेट के सामने प्रदर्शन किया। मामला सर ये है कि हम पिछले 3 महीने से यहाँ जो भी वर्कर हमारे किसी को भी सैलरी नहीं मिल पाई है सर, और हम यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं जी। हमें मालिक घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। मालिक हमारी एक भी नहीं सुन पा रहा है। कंपनी भी बंद कर रहा है। कंपनी बंद कर दी है, वो भी बिगर बताए बंद की है सर। तो कौन सी हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, सीधी सी बात है। कौन सी कंपनी है, क्या काम? RBT कंपनी है सर। ये कंपनी है, ये RBT कंपनी है जी, प्राइवेट लिमिटेड दतीर में। हाँ, कभी फ्रेस्को के नाम से चलती है, कभी। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया की तरफ से गुरुवार को गणतंत्र दिवस के लिए सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस पर सरकारी गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए गए और इस बैठक में उपखंड मुख्यालय के शिक्षा, चिकित्सा,
बाल महिला विकास समेत सभी विभागों के अधिकारियों और सहायक अभियंताओं ने हिस्सा लिया। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारी नियमों के तहत राष्ट्रीय पर्व आयोजित करवाने के निर्देश उपखंड अधिकारी को दिए गए। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने तोता गैंग के 6 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो अपराध के साथ साथ अवैध तरीके से पानी सप्लाई करने के लिए कंपनियों में अपना आतंक फैला रहे थे। लोगों को धमकी देकर फिरौती मांगते थे, लेकिन कहते हैं कि चोर कितनी भी चतुराई कर ले, कानून के लंबे हाथ अपराधी के गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक ऐसे ही गुरुग्राम पुलिस ने तोता गैंग के तोतों को 3 असला, 28 जिंदा कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक गाढ़ी हरसुरू का रहने वाले आर्मी रिटायर्ड का बेटा पंकज कंपनियों में पानी सप्लाई करने का काम करता था और इसी गांव का हितेश भी पानी सप्लाई का काम ही करता था। एक दिन उसने पंकज को काम बंद करने की धमकी दी, लेकिन पंकज लगातार पानी सप्लाई करने का काम करता रहा। पंकज अपने प्लांट पर गया और हितेश तोता गैंग के बदमाशों को लेकर के वहां पर पहुंचा। उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही पानी की सप्लाई बंद करने की धमकी देकर के वो फरार हो गए। पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर पालम विहार क्राइम टीम ने गुप्त सूत्रों के आधार पर इन 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये गैंग पानी माफिया बनने के लिए शहर के कारोबारियों को धमकी देकर फिरौती मांगते थे और इन बदमाशों के ऊपर राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस थानों में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। राजधानी दिल्ली के पोश इलाके कालकाजी में एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। कालकाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली है। पुलिस अब इन फुटेज की जांच कर लुटेरों का सुराग पता लगाने की कोशिश कर रही है। बताया ये जा रहा है कि कालकाजी मार्केट में स्थित अंजलि ज्वेलर्स के शोरूम में घुसकर चोरों ने करोड़ों रुपए के गहने चुरा लिए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपयों की ज्वेलरी लेकर के फरार हुए हैं और ये शोरूम कालकाजी की पॉश मार्केट में है, जहां पर काफ़ी चहल पहल होती है। लेकिन चोरों ने बड़े शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। कारोबारियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। आसपास के लोगों का यह कहना है कि दुकान में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ हथियारबंद गार्ड भी रहते हैं, लेकिन चोरों ने इतने शातिर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को एक युवक की हत्या की कोशिश की गई। युवक टैक्सी चलाता है। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम शहर के टैक्सी स्टैंड से कार किराए पर बुक की गई थी और गांव कोहाड़ भिवानी जिला मुख्यालय से गांव SH12 पर करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं गुरुवार को कार NH 709 पर करीब 26 किलोमीटर दूर गांव गोलागढ़ से बरामद की गई है और युवक की पहचान जिले के पालवास गांव के 28 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है और वो प्रदीप नामक एक व्यक्ति की कार पर ड्राइवर था जो टैक्सी स्टैंड पर लगाई हुई है। पुलिस को दिए गए बयान में प्रदीप ने यह बताया है कि बुधवार शाम को 4 युवक कार किराए पर बुक करके चालक प्रदीप को अपने साथ ले गए और रात को प्रदीप के घायल होने का पता चला तो वो तुरंत शहर के निजी अस्पताल पहुंचा और प्रदीप को करीब 4 से 5 गोलियां मारी गई थी। मध्य प्रदेश के रीवा में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में रीवा जिले के नई गढ़ी थाना के अंतर्गत हटवा गांव में एक अधेड़ की लाश मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया है और बता दें कि मृतक प्रदेशी लाल भुजवा बीते दिन अपने घर से अचानक से गायब हो गया था और हटवा भूधर स्थित बावली में लाश मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और गुस्साए ग्रामीणों ने लाश को लेकर के फूल चौराहा थाना मऊगंज पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होने पर अफरा तफरी में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग पर पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मऊगंज SDM की समझाइश के बाद लोगों ने जाम को खत्म किया।
अब उस संबंध में जानकारी ये है कि पुलिस ने हमारे भी संज्ञान में लाया है। पहले तो अज्ञात थी, लेकिन अब उसकी जान पहचान हो गई है, कोई परदेसी भुजवा के नाम से है। अब उसमें हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, जो भी मैटर है उस पर पुलिस अपना जांच कर रही है। पुलिस का काम है, पुलिस कार्रवाई करेगी। बस ये है। परिजनों से भी यही कहा कि उसका पीएम होने के बाद जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कहें या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपए की डकार, जो भी हो, लेकिन वन्य जीवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर साल वन्य जीवों के संरक्षण के नाम से करोड़ों रुपयों की आय अर्जित करने और हर साल वन्य जीवों के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों का बजट खर्च करने वाले वन विभाग के पास इन बेसहारा वन्य जीवों के संरक्षण के नाम पर एक भी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो दूर की बात, इन वन्य जीवों के खाने पीने का भी वन विभाग आज तक बंदोबस्त नहीं कर सका है, जिसके परिणाम स्वरूप इन वन्य जीवों को शहर के पास आकर आम लोगों के घरों से फेंके हुए कचरे में अपना खाना ढूंढना पड़ता है। मैं नरेश जैन फ्रॉम पुणे। अभी 2 मिनट पहले जिसने बात की वो मेरी बेटी है। आज उसके सौभाग्य से, उसकी वजह से वो मुझे हर साल राजस्थान लेके आती। ऐसे हम पिछले 12 साल से हमेशा आते हैं। हर बार आते हैं, माउंट आबू उतरते हैं और हम तलाश में निकलते कि हमें कोई जंगली प्राणी और ख़ास करके भालू को हम देखने आते हैं। बस मुझे भी बहुत ज़्यादा खेद है कि आज हम लोगों ने जो है इनकी हालत के ऊपर मुझे तरस आ रही है, क्योंकि मैं गायों को भी देखता हूँ और डोमेस्टिक जानवरों को देखता हूँ। आज वाइल्ड लाइफ तक भी आज ये हालत हो गई है। तो इस चीज़ के बारे में गंभीरता से सरकार का कुछ जिम्मा बनता है, फॉरेस्ट का जिम्मा बनता है कि उनके बारे में कुछ विचार किया जाए। और बाकी वैसे आज तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि मेरे 63 साल की उम्र में मैंने पहली बार सामने में आज इतने जंगली प्राणियों को मैं देख रहा हूँ। एक नहीं बल्कि 5-6 मैंने यहाँ पर देखे हमने। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो है, हमारे को एक कार आगे आई। हम लोग हमेशा थोड़े पीछे रुकते थे और एक कार आई और वो कार अचानक जिस होटल में हम उतरते, अरबुदा होटल वाले, वो उनकी गाड़ी को हमने देखा तो वो हमें खास बताने गया कि आप यहाँ पर खड़े रहिए, आपके दिखेंगे। और जैसे ही वो यहाँ से हटे तो हमारे इनका सबका दर्शन हुआ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। हेलो एवरीवन, मैं पुणे से, महाराष्ट्र से हूँ, स्मिता धोका। मैं पिछले 12 साल से माउंट आबू आ रही हूँ इसी तलाश में कि एक तो यहाँ का जो मुझे नेचर बहुत पसंद है और दूसरी चीज़ मैं वाइल्ड लाइफ देखना चाहती हूँ, बट ना कि बल्कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके, क्योंकि मैं गिर और ऐसे कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख चुकी हूँ। पर आज पता नहीं अचानक मैं यहाँ पर आई और मैंने एक साथ ऐसे लग रहा है इतने सालों की सारी कसर पूरी हो गई और 5-6 भालू एक फैमिली जैसे मैंने देखे। पर पता नहीं उनको देखकर जितनी खुशी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे दुख हुआ है, क्योंकि इंसानों ने इनकी भी स्थिति ऐसी कर दी है कि ये लोग आज मतलब देखकर शर्म आ रही है मुझे कि हम लोग उनको प्लास्टिक के साथ देख रहे हैं। आज उनके मुंह में प्लास्टिक की बॉटल्स, उसके बाद ये चिप्स के पैकेट्स के ये, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि इनके लिए सभी ने कुछ सोचना चाहिए। ऐसे डंप यार्ड्स यहाँ पे कुछ गेट्स बनाए जाए कि ताकि वो जंगली जानवर यहाँ नहीं आए, वरना हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वैसे ही बहुत धोखा है। थैंक यू सो मच। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है और इसी कड़ी में रेलवे ने अपनी सबसे पुरानी ट्रेनों में शामिल कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी करके ये बताया है। बता दें कि 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी और उस वक्त इसका नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। जानकारी के अनुसार 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से इसी ट्रेन पर सवार होकर के निकले थे और नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। हावड़ा कालका मेल अभी स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही है और इस ट्रेन के नियमित बनकर चलने के साथ ही इसके नाम में बदलाव प्रभावी हो जाएगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे
और शीतलहर के साथ कंपकपाने वाली ठंड कायम है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड कम होने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है और कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से 3 फीट तक बर्फ जमा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है और लिहाजा उत्तरी राज्यों का सीधा असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हरियाणा में 22 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर का कहर बरकरार रहने के आसार हैं और जनवरी महीना शुरू होते ही हर दिन अलग ही मौसम देखने को मिल रहा है। कभी बरसात, कभी धूप, शीतलहर और अब फिर से धुंध भी छाने लगी है। पिछले 2 दिनों से शीतलहर चल रही है और जिससे ठंड भी अब बढ़ गई थी, लेकिन बुधवार को धुंध छाने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई और सड़कों पर रेंगते हुए वाहन निकलते हुए दिखाई दिए। सिरसा में अधिकतम तापमान में से 6 डिग्री की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री रहा, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री रहा था। सुबह के समय ठंड और धुंध के कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या कम नजर आई और इसके बाद दोपहर के समय धूप निकली तो ठंड से कुछ राहत मिली और धूप के कारण लोगों की बाजारों में भीड़ भी बढ़ी। वहीं पार्क में भी लोग दोपहर में बैठे हुए नजर आए और वहीं मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो गुरुवार को मौसम खुश्क रहा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना भी बताई गई हैं और रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ ही 23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की संभावना है। हरियाणा में गिरते भूजल स्तर में सुधार लाने और पानी बचाव को लेकर के अब प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर अलग से वाटर प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके तहत वहां पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध भी किया जाएगा। सीवरेज के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का भी काम शुरू किया जाएगा। आगामी दिनों में कुछ चिन्हित एरिया में भूजल निकालने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को जुर्माना लगाने की शक्तियां दी जाएंगी। बार बार नियम तोड़ने वालों को 6 महीने की सजा का भी प्रावधान होगा और हाल ही में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। 5 दिन पहले ही हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी केसनी आनंद अरोड़ा को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण बनाने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से इसके कार्य और शक्तियों को लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह कहना है कि 1 फरवरी से या उसके आसपास कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। 15 फरवरी के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने विचार किया कि पहले मार्च में परीक्षाएं होती थी, इस बार अप्रैल के अंत में परीक्षाएं होंगी। कोरोना महामारी के कारण हरियाणा में मार्च 2020 से स्कूल कॉलेज बंद हैं और इसके बाद अब 1 फरवरी से मतलब 11 महीने के बाद दोबारा से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलों के खुलने में अभी और भी समय लगेगा। सर, मिडिल स्कूल खोलने के ऊपर क्या विचार है? देखिए, अभी जल्दी हम खोलने वाले हैं और विचार किया कि 1 फरवरी से या उसके आसपास हम जल्दी 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल देंगे। और प्राइमरी स्कूल्स का? नहीं, प्राइमरी स्कूल का भी नहीं, 15 फरवरी के बाद उस पर विचार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पहले इसको खोल लें और ये ठीक ठाक से अगर सारा कुछ चलता रहेगा तो उसके बाद फिर प्राइमरी का विचार करेंगे। किस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है एसओपी माने जाएंगे सर? कुछ बच्चों के साथ नहीं, जो पहले से जारी हैं जिस प्रकार से वो उसी प्रकार से जारी रहेंगे। किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है अभी तक। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी है, चाहे सैनिटाइज की है, चाहे मास्क की है, सब चीज़ का उसी प्रकार से उपयोग होगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी उसी प्रकार से लागू रहेगी। सर, कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो करीबन 98% पहुंच गया, तो ऐसे में क्या बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाने की सरकार की या शिक्षा विभाग की कोई तैयारी है या कोई इस तरह का प्रस्ताव? देखिए, अभी इस प्रकार की कोई बैठक या इस प्रकार का कोई निर्णय अभी तो लिया नहीं गया है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस प्रकार की जरूरत होगी उस प्रकार से निर्णय ले लेंगे।
सर सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कम किया है, तो हरियाणा सरकार क्या सिलेबस थोड़ा रिवाइज कर सकती है और दिनों को बढ़ा सकती है? हाँ कुछ। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।